Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about this sagittal plane alignment. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग sagittal plane alignment के बारे में बात कर रहे हैं. पिछला वीडियो जो था हमारा, उसमें हम लोगों ने फिनिश करा था sagittal plane analysis. ओके, अब देखो जो स्टार्ट हुआ है ना ये वीडियो, अभी तक हम लोगों का चल रहा है स्टैंडिंग पोस्चर के ही बारे में. ठीक है, तो स्टैंडिंग पोस्चर के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि उसका ऑप्टिमल पोस्चर क्या होगा. ठीक है, ऑप्टिमल पोस्चर के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सजाइटल प्लेन पे उसका एनालिसिस कैसे करेंगे डिफरेंट जॉइंट्स पे, यानी कि एंकल जॉइंट पे, नी जॉइंट पे, इन सभी जॉइंट्स में हम लोग जो लाइन ऑफ ग्रेविटी को हम लोगों ने स्टडी करा. फिर हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स के बारे में जाना, इंटरनल फोर्स के बारे में जाना. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सजाइटल प्लेन अलाइनमेंट. अब देखो ये कुछ डिफरेंट नहीं है. पहली बात तो ये, जो चीज़ें हम लोगों ने एनालिसिस में ही पढ़ी है उसी चीज़ को हम लोग अलाइनमेंट में भी पढ़ेंगे, बट एक रिकैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि ये सजाइटल प्लेन अलाइनमेंट में हम लोग पढ़ क्या कह रहे हैं. तो पॉइंट वाइज करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं. पहला पॉइंट ये है कि स्विंग मोशन चेंजेस द पोजीशन ऑफ द लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल जॉइंट एक्सिस इन नॉर्मल इरेक्ट पोस्चर. क्या हो रहा है, स्विंग मोशन के कारण जो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो पोजीशन है वो इंडिविजुअल जॉइंट एक्सिस के रिलेशन में चेंज होता रहता है इन नॉर्मल इरेक्ट पोस्चर. ठीक है, एज आई हैव सेड अर्लियर कि हम लोग स्टैंडिंग पोस्चर के बारे में ही बात कर रहे हैं. ठीक है, अब ये स्विंग मोशन क्या है, हालांकि पिछले वीडियो में इसका जिक्र कई बार हुआ है, बट फिर भी एक बार समझ लो. इन शॉर्ट, आप जब भी खड़े होते हैं तो आपका बॉडी कॉन्टिन्यूसली एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल और लेटरल में मूव करता रहता है, हालांकि रेंज ऑफ मोशन उसका काफ़ी कम होता है. ठीक है, तो अभी स्विंग मोशन के कारण जो लाइन ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है उसका पोजीशन वो हमेशा चेंज होते रहता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल जॉइंट एक्सिस. अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, तो ऐसा समझो कि अगर पोस्चरल स्वे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि फॉरवर्ड स्वे अगर है, तो इसका मतलब है कि एंटीरियर. ठीक है, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो भी एंटीरियर शिफ्ट करेगा. तो ये एक रिलेशन हुआ. अगर फॉरवर्ड स्वे नहीं है, बैकवर्ड स्वे है, तो फिर लाइन ऑफ ग्रेविटी और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. एक जॉइंट को लेकर के अब हम लोग चल रहे हैं, एग्जांपल ही देख रहे हैं. तो एक जॉइंट के लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो हिप जॉइंट के एक्सिस को अगर ले लो, तो हिप जॉइंट के एक्सिस के पोस्टीरियरली होता है नॉर्मल लोकेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी. यानी कि मान लो कि ये हिप जॉइंट का एक्सिस है, ठीक है, और ये इधर हो गया हमारा पोस्टीरियर, ये हो गया हमारा एंटीरियर. ठीक है, तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होगा वो पोस्टीरियरली होगा. ठीक है, दिस इज योर हिप जॉइंट एक्सिस. ये बस समझने के लिए था, ये ऐसा डायग्राम तो है नहीं, बट ये समझने के लिए. ठीक है, तो नॉर्मल लोकेशन ऑफ एलओजी इन हिप जॉइंट एक्सिस इज पोस्टीरियर. अब मान लो अगर फॉरवर्ड स्वे बहुत ज़्यादा है, इट इज बहुत ज़्यादा. ओके, सो द लाइन ऑफ ग्रेविटी विल मूव एंटीरियरली इन रिलेशन टू द हिप जॉइंट एक्सिस. जस्ट मैंने अभी कहा था कि जब फॉरवर्ड स्वे होगा, यानी कि स्वे आगे की तरफ होगा, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी भी एंटीरियरली होगा इन रिलेशन टू द हिप जॉइंट एक्सिस. नॉर्मली कहाँ था, नॉर्मली पोस्टीरियरली था, लेकिन चूंकि यहाँ पे फॉरवर्ड स्वे हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी भी एंटीरियरली मूव करेगा और उसके साथ साथ जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो भी हमारा एंटीरियरली मूव करेगा. अब देखो, ये एंटीरियरली मूव करने के कारण एक्सटर्नल फ्लेक्शन मोमेंट या एक्सटर्नल फ्लेक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है. अब ये तो हुआ एक्सटर्नल फोर्स, तो इसको काउंट्रैक्ट करने के लिए भी तो एक इंटरनल फोर्स चाहिए. तो वो इंटरनल फोर्स हमारा जनरेट होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ hip extensors and soleus muscle. Okay, so this external flexion moment at the hip joint created by the change of position of line of gravity is counteracted by the activity of hip extensors and soleus. और इसके कारण होगा क्या, तो इसके कारण ये होता है कि जो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी है और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि वो पोस्टीरियरली हो जाता है. अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उसको भी समझो. सो इफ द बॉडी इज सडनली थर्स्ट फॉरवर्ड, ठीक है, अचानक से पीछे धक्का लगा और बॉडी फॉरवर्ड की तरफ सडनली वो थर्स्ट किया. ठीक है, सो लार्ज एंड फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी अकर्स. तो क्या हो रहा है, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी का जो शिफ्टिंग होगा वो ज़्यादा होगा और वो फोर्सफुल मूवमेंट होगा, राइट. तो फ्लेक्शन मूवमेंट्स विल बी क्रिएटेड एट द नेक, हेड, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, हिप एंड एंकल. तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है
कि जब भी हमारा जो बॉडी है वो सडनली आगे की तरफ मूव करता है तो देयर इज लार्ज एंड फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी, और उसके कारण जो फ्लेक्शन मोमेंट है वो हर एक जॉइंट पे क्रिएट होता है। ओके, और इसके कारण अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हर एक जॉइंट के लेवल पे वहाँ का जो एक्सटेंसर्स मसल होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के बॉडी वापस से अपने इनिशियल पोजीशन में आ सकता है। ठीक है, सो टू काउंटरैक्ट दीज मोमेंट्स neck, back, hip extensors and ankle plantar flexors muscle contracts and line of gravity positions back over the center of mass। और इसके कारण फिर क्या होगा, स्टेबिलिटी और जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो वापस से स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर मान लो कि फ्लेक्शन मोमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, यानी कि बॉडी को जो पीछे से धक्का लगा, बॉडी जो आगे की तरफ थर्स्ट करा वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं कर पाया, जो हमारा हिप एक्सटेंसर्स है या एंकल का प्लांटर फ्लेक्सर्स है, ठीक है, नेक फ्लेक्सर्स है और जो बैक के जो मसल्स हैं, वो अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया तो क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ गिर जाएगा और फिर स्टेबल नहीं होगा, और साथ ही साथ जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो भी हमारा बिगड़ जाएगा। राइट, तो ये तो था हमारा सजाइटल प्लेन अलाइनमेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट है हमारा डेविएशंस फ्रॉम ऑप्टिमल अलाइनमेंट इन सजाइटल प्लेन। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। तो पहले तो ये समझो एक पोस्चर का, एक आइडियल पोस्चर का गोल क्या होना चाहिए। तो पहली बात, एनर्जी कम खर्च हो। ठीक है, अब आपका बॉडी का पोस्चर इस तरह से अडेप्ट हो गया है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है उस पोस्चर को मेंटेन करने में, तो वो आपका पोस्चर गलत है। राइट, साथ ही साथ जो हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें मिनिमल स्ट्रेस पड़े। ओके, तो ये है। अब मान लो कि अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और वो ज़्यादा टाइम के लिए मेंटेन हो रहा है, तो क्या होगा, बॉडी के स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं। राइट, अब चलो, फॉर एनी चेंज ऑफ पोजीशन या मैल अलाइनमेंट ऑफ वन बॉडी सेगमेंट, बॉडी एडजस्ट और कंपनसेट्स टू कीप द हेड ओवर द सैक्रम। क्या है कि जो हमारा हेड है वो सैक्रम के ऊपर हमेशा होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द आइडियल पोजीशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप जितनी बार भी चेंज पोजीशन में चेंज करते हो या किसी भी तरह का अगर बॉडी में मैल अलाइनमेंट है किसी भी एक बॉडी के सेगमेंट का, तो बॉडी फिर उसके अनुसार एडजस्ट करता है या फिर कंपनसेट करता है ताकि हेड जो है वो सैक्रम के ऊपर हमेशा रहे। ठीक है, तो अगर वो जो कंपनसेट करने के बाद जो हमारा जो पोस्चर जो डेवलप हो रहा है उसको हम लोग कह देते हैं कंपनसेटरी पोस्चर, और उसका बस एक ही गोल है कि फंक्शन को इम्प्रूव हो और जो अपीयरेंस है यानी कि देखने में वो नॉर्मल लगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब मान लो कि चेंज बहुत ही ज़्यादा है, चेंज अगर थोड़ा बहुत हो तो बॉडी क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा या फिर कंपनसेट कर लेगा, तो उसके कारण जो है हमारा कंपनसेटरी पोस्चर अडेप्ट हो जाएगा। राइट, अब मान लो कि चेंज बहुत ही ज़्यादा है तो क्या होगा, तो चेंज अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो सकता है, मसल अपना सार्कोमियर लूज कर सकता है, फुल रेंज ऑफ मोशन में भी अचीव ना हो। ठीक है, मसल अगर ज़्यादा देर के लिए लेंथेंड पोजीशन में है तो मसल में और सार्कोमियर ऐड हो सकते हैं, मसल का जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है वो ऑल्टर हो सकता है, साथ ही साथ शॉर्टनिंग या लेंथनिंग ऑफ लिगामेंट हो सकता है एज पर द केस। ठीक है, और अगर वेट बियरिंग है और ज़्यादा देर के लिए है तो कार्टिलेज का डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और अल्टीमेटली मैंने अभी जस्ट कहा कि इफ़ स्ट्रेस आर मेंटेन्ड फॉर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बॉडी का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो सकता है। सो बॉडी स्ट्रक्चर में बी ऑल्टर्ड। अब मान लो कि बॉडी का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो गया, तो कौन कौन सा डेविएशन आपको देखने को मिलेगा इन सजाइटल प्लेन। भूलना मत, हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं सजाइटल प्लेन के बारे में। ओके, हम लोग इसके बाद हम लोग फ्रंटल प्लेन के बारे में भी बात करेंगे, तो पहले हम लोग सजाइटल प्लेन को इस वीडियो में हम लोग फिनिश कर लेते हैं। डेविएशन कौन कौन सा आएगा, तो फुट एंड टोज में आपको देखने को मिलेगा क्लॉ टोज, हैमर टोज। ठीक है, फिर नी में आपको मिलेगा फ्लेक्स्ड नी पोस्चर और जीनू रिकर्वेटम, जो कि है बेसिकली नी का हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, पेल्विस में आपको एक्सेसिव एंटीरियर टिल्ट देखने को मिल सकता है। वर्टिब्रल कॉलम में लॉर्डोसिस और काइफोसिस देखने को मिल सकता है। काइफोसिस में भी दो तरह का होता है, गिब्बस डिफॉर्मिटी और हम्प बैक डिफॉर्मिटी, जो कि यूजुअली स्पाइन टीबी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेड में
तो हेड में आपको यूजुअली फॉरवर्ड हेड पोस्चर देखने को मिलेगा इन सजाइटल प्लेन। अब ये देखो एक स्क्रीनशॉट था, बेसिकली इसमें ये दिखा रहा है कि किसी भी तरह का अगर डेविएशन होगा तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, यानी कि कहाँ पे कंप्रेशन पड़ेगा, कहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगा, कौन सा मसल स्ट्रेच होगा, कौन सा स्ट्रक्चर शॉर्ट एंड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एक्सेसिव एंटीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विस, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ वर्टिब्रल बॉडीज का कंप्रेशन होगा, साथ ही साथ इंटर डिस्कल प्रेशर एट L5 to L1 इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इंटर डिस्क का जो प्रेशर होगा L5 to L1 वो इंक्रीज कर जाएगा। डिस्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो लंबोसेक्रल एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेचिंग की अगर हम लोग बात करें, एब्डोमिनल्स मसल स्ट्रेच होता है, इलियोप्सिस और जो लंबर एक्सटेंसर्स है उसका शॉर्टनिंग होगा। तो ठीक इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना बुक में तो दिया हुआ है ही, आप किताब निकालो, टेबल 13.4 है। ठीक है, और आपको ये बुक में मिल जाएगा। तो ये वीडियो फिलहाल यहाँ पे तो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रंटल प्लेन ऑप्टिमल अलाइनमेंट एंड एनालिसिस। ठीक है, और ये भी हमारा होने वाला है स्टैंडिंग पोस्चर में ही। स्टैंडिंग पोस्चर जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग बात करेंगे सिटिंग पोस्चर के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।